हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकादमी में। तो मित्रों, पिछली क्लास में हमने ग्रंथ साहित्य, उनके नामकरण, प्रथम कवि कौन थे, ये सब पढ़ लिया है। अपभ्रंश साहित्य के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। तो मित्रों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलिए हम पढ़ते हैं। आदिकाल का समय है 1050 से 1375। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल की समय अवधि 993 से 1318 ईस्वी अथवा 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। ये तारीख आप अवश्य याद रखें। अर्थात महाभोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक, यानी कि महाभोज जो राजा हैं उनसे लेकर हमीर देव के कुछ समय पीछे तक, कुछ पीछे का अर्थ ये नहीं कि हमीर देव के पीछे, यानी कि उनके बाद तक माना जाता है। संपूर्ण आदिकाल युद्धों का काल रहा, इसलिए आदिकाल में कुछ युद्ध के साहित्य रासों की प्रधानता रही है। यानी कि आदिकाल में युद्धों का वर्णन अधिक रहा है, इसलिए इसको रासो ग्रंथ की प्रधानता इसमें रही है। आदिकाल में एक और रासो ग्रंथ तथा दूसरी ओर धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई है। और है, यानी कि एक और तो रासो ग्रंथ यानी युद्ध वर्णन हुए हैं और दूसरी ओर जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदाय का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। पहला है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। ये तीन धार्मिक दृष्टि से संप्रदाय आते हैं। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। तो अपभ्रंश क्या थी? धार्मिक भाषा बन गई थी। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई है। सबसे अगर पूछा जाए कि आदिकाल में प्रमुख रूप से किस ग्रंथ की रचना हुई है, तो ये हुई है रासो साहित्य की रचना सबसे अधिक हुई है। अतः आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ बन गई। तो जो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ थी वही रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ बन गई। छंदों की विविधता के कारण चंद्रवदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायबघर कहा गया। यानी कि जो छंदों की अलग अलग विविधता थी तो वो चंद्रवदाई में जाना जाता है, इसलिए उनको छंदों का अजायबघर कहा गया है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ तदयुगीन परिस्थितियों की देन है। तो ये आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी, वो उस युग के जो युग में चल रहा था उसकी देन थी। वह साहित्य जिसमें युद्धों के इतिहास की प्रधानता मिलती है रासो साहित्य कहलाता है। तो वह साहित्य जिसमें युद्ध होते हैं, सबसे ज़्यादा युद्ध की प्रधानता मिलती है, वह रासो साहित्य कहलाया है। आदिकाल में अधिकांश चारण काव्य हैं, यानी कि आदिकाल में चारण कवि हैं। ये चारण कवि वो होते हैं जो कि किसी का वर्णन, किसी राजा की प्रशंसा वगैरह लिखते हैं, युद्धों का वर्णन करते हैं, उसको चारण कवि कहते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है ये हम जानते हैं। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। तो गार्सा तासी ने किससे मानी है? राजसूय शब्द से मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। आप इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट में रखे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कबीरदास, श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो उन्होंने किससे मानी है? रहस्य शब्द से श्यामदास और काशी प्रसाद ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र व हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो किसने मानी है? विश्वनाथ ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है। तो इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसिक शब्द से, नरोत्तम स्वामी ने। अधिकांश रासो साहित्य की भाषा टिंगल व पिंगल थी। तो ये बात सही है।
अधिकांश जो रासो साहित्य वो डिंगल और पिंगल शैली में लिखे गए हैं। सर्वमान मत रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। सर्वनाम रूप से हम मानेंगे तो रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आपके लिए, अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देखी है तो आपके लिए चैलेंज प्रश्न है, रसायन शब्द की उत्पत्ति किसने, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएं। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगती है, आप मुझे यहाँ भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल हम इससे आगे का टॉपिक अवश्य लेकर आएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।